नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों बहनों, आज है सोमवार यानी सप्ताह का पहला दिन और हर नया दिन होता है हमारे जीवन की एक नई शुरुआत। आइए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती। इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार की उम्मीद, अरंडी और धनिये के दामों पर अंकुश लगाने के लिए दिशा निर्देश, चाय उद्योग अधिनियम में संशोधन करने की योजना और आमों के निर्यात के लिए विशेष पैक। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुषमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। भारत में इस साल बम्पर फसल होने की उम्मीद है। संभवतः केंद्र सरकार इससे गेहूं निर्यात के लिए प्रोत्साहित हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर एक रुझान से पता चलता है कि हम बीते साल की तरह इस साल भी अच्छी फसल की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में इस बार मौसम अनुकूल होने से गेहूं के बम्पर पैदावार होने की उम्मीद लगाई जा रही है। बुआई में पहले धीमी शुरुआत और अनुमान के विपरीत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में कम बढ़ोतरी की आशंका से गेहूं की पैदावार में कमी का अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन मौसम के अनुकूल होने से बुआई की रफ्तार धीरे धीरे तेज हो गई है। इस साल गेहूं की बुआई 2.9 करोड़ हेक्टेयर और 3.1 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल के बीच हुई है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते साल गेहूं के रकबे की तुलना में इस साल बुआई 3% कम रकबे में हुई थी, लेकिन हाल ही में हुई बारिश के बाद धूप निकलने से ज्यादा फसल के संकेत मिले हैं। NCDEX अनुबंधों में अरंडी और धनिये के दाम में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए हस्तक्षेप है। जिंस बाजार नियामक वायदा बाजार आयोग ने कहा है कि इस कदम से डिलीवरी तेजी से बढ़ रही है और खुला सौदा घट रहा है। देश में अरंडी और धनिये के दामों में निरंतर उतार चढ़ाव को काबू में करने के लिए NCDEX ने निर्देश जारी किए। जिंस बाजार नियामक वायदा बाजार आयोग के अनुसार अभी डिलीवरी में तेजी और खुले सौदे में कमी है। आयोग ने ये भी बताया कि बाजार में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के प्रयास को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उस पर सख्त कदम उठाया जाएगा। जिंस बाजार में NCDEX में अरंडी और धनिये के दामों में असामान्य उतार चढ़ाव तथा खुले सौदे में बढ़ोतरी पाई गई है। FMC ने जिंस बाजार को इन जिंसों की डिलीवरी बढ़ाने तथा प्री एक्सपायरी मार्जिन लगाने का निर्देश दिया। भारतीय चाय बोर्ड की चाय अधिनियम में संशोधन करने की योजना है। बोर्ड इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों को दुरुस्त करने और कुछ को समाप्त करने के मकसद से ऐसा करेगा। संशोधन के पीछे कई कारण हैं। भारतीय चाय बोर्ड चाय अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रहा है। संशोधन करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल टी एग्रीमेंट की अवधि 1956 में पूरी हो गई थी, जिसके तहत निर्यात के लिए एक कोटा तय किया गया था, लेकिन अब विश्व व्यापार संगठन के दिशा निर्देशों के बाद ये महत्वहीन हो गया है। नए अधिनियम में चाय उद्योग के विकास के नियमन का प्रस्ताव है। साथ ही इसमें भारतीय चाय उद्योग के शोध और कारोबार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल और आसाम में भूमि परिसीमन के अनुरूप चाय बोर्ड ने छोटे चाय उत्पादकों को ऐसे व्यक्ति के तौर पर परिभाषित करने का प्रस्ताव दिया है जिसके पास टी एस्टेट का 25 एकड़ से कम है। चाय बोर्ड ने ये कहते हुए इसे सही ठहराया कि परिभाषा शामिल करना इसलिए जरूरी है कि कई छोटे उत्पादक चाय उद्योग में कदम रख रहे हैं। चाय बोर्ड की भारत और विदेश में भारतीय चाय की बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी होगी।
केंद्र सरकार ने यूरोप को आम के निर्यात के लिए वहां के मानदंड पूरे करने के लिए विशेष पैक हाउस तैयार किए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध हटा लिए हैं और भारतीय आम के आयात को मंजूरी दे दी है। यूरोप ने अब भारतीय आम के आयात को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने आम के निर्यात के लिए यूरोप के मानदंडों पर खरा उतरने के लिए विशेष पैक हाउस स्थापित किए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की मदद से ऐसे 26 पैक हाउस स्थापित किए हैं जो अलग स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता मानकों का पालन करेंगे। एक अधिकारी के अनुसार पैक हाउस फलों सब्जियों को अलग अलग भंडारित करने के मानकों का कड़ाई से पालन करेंगे। इनमें यूरोपीय संघ और अन्य देशों का ताजा फलों और सब्जियों के निर्यात के लिए पैकेजिंग और लेबल लगाने का काम होगा। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की होने से किसान भाइयों, आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी भागों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में बादल छाए रहेंगे। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ज्यादातर भागों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के ज्यादातर भागों में सुबह कोहरा छाया रहने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सभी भागों में आसमान साफ रहेगा। और अब कुछ खबरें कमोडिटी के क्षेत्र से। आज की कमोडिटी में मोटे अनाजों में गेहूं, मैदा, चावल में तेजी का रुख रहा, वहीं दलहन में मूंग, तुअर, चना में मंदी का रुख रहा। किराना में मेवों में बादाम, काजू मांग बढ़ने से तेजी बोल गई। बाकी जिन्सों का मिला जुला रुख रहा। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। बूंद बूंद से सागर भरता है और जल ही जीवन है। ये दोनों बातें हम अक्सर अपनी रोजमर्रा जिंदगी में विभिन्न संदर्भ में कहते और सुनते हैं। पानी, जल या नीर, चाहे हम जिस भी नाम से जाने, इसकी महत्ता हमारे जीवन में बहुत अधिक है। और जब हम खेती की बात करते हैं तब तो इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। किसान भाइयों एवं बहनों, समय आ गया है कि हम अपने संसाधनों को समझें कि ये क्या-क्या हैं और हम ये भी जानें कि किस प्रकार से इनका सदुपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले बात आती है हम जाने कि बुनियादी साधन खेती में क्या है। तो इसमें मुख्य है मिट्टी, पानी, बीज, उपकरण, शोध और मार्केटिंग। ये 6 स्तंभ है जिन पर कृषि आधारित है।
इनमें मिट्टी और पानी हमें प्राकृतिक रूप से मिली है। कहने का मतलब है कि ये सीमित है और हमें इनका उपयोग दूरगामी दृष्टि रखकर करना होगा। जहां तक पानी की बात है, देश भर में पानी के सदुपयोग के लिए शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे नई तकनीक द्वारा पानी की बचत और सदुपयोग को ध्यान में रखकर उपाय एवं साधन विकसित किए जा रहे हैं और इन नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। हम में से बहुत से किसान पानी की बचत के तरीके जानते हैं और हमने उनके बारे में सुना भी है, किंतु शायद इस बारे में अधिक ध्यान नहीं दिया गया होगा। इसीलिए आज पानी का सदुपयोग हम सब के लिए एक चुनौती बन गया है। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि हमारे पास दुनिया की कुल जनसंख्या की तुलना में मिट्टी और पानी की उपलब्धता काफी कम है और इन्हीं सीमित साधनों से पूरे देश के लिए खाद्यान्न भी पैदा करना है। हमारे देश में 2/3 से ज़्यादा लोग खेती पर निर्भर करते हैं और हमारी खेती में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीज़ है जिस चीज़ की, वो है जल की उपलब्धता। किसानों को हमारे देश में हमारा जो देश को अगर पूरा लेके चलिए तो हम लोग 16% टोटल पॉपुलेशन है हमारे पास पूरी दुनिया की। 4% हमारे पास सिर्फ जल है और 2.6% हमारे पास ज़मीन है। ये 16% जो हमारी जनसंख्या है, इसके लिए उनके लिए खाद्यान्न का उत्पादन करना और उनको सबको मुहैया कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे देश में जितने साधन हैं, उनसे हम आज खाद्यान्न उपलब्ध कराने में भले ही सक्षम हों, परंतु ताजा रिपोर्ट के अनुसार किसानों के लिए चुनौती बढ़ने वाली है, क्योंकि पानी की उपलब्धता कम होगी और जनसंख्या बढ़ेगी, यानी दोहरी चुनौती। हमारे देश में हम आजकल खेती में सबसे ज़्यादा पानी का प्रयोग करते हैं और जितना कुल पानी उपलब्ध है उसका 80% से ज़्यादा खेती में इस्तेमाल होता है, जबकि 2025 तक ये जो 80% पानी है ये सिर्फ हमारे पास 69% बचेगा खेती के लिए। बाकी पानी हमारे डोमेस्टिक और इंडस्ट्री में चला जाएगा। इस 80% से ज़्यादा पानी का प्रयोग करके हम लगभग 255 मिलियन टन हम खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन 2025 में हमें 450 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन करना पड़ेगा और उस समय हमारी जनसंख्या 160 करोड़ होगी। तो आप समझ सकते हैं कि असली चुनौती किसानों के सामने क्या आने वाली है या हम लोग के सामने क्या होने वाली है कि अपनी देश की जनसंख्या को हम कैसे अच्छे से खाना उपलब्ध कराएं। तो ऐसे में हम क्या करें? सबसे पहले तो हम पानी है अनमोल, इसकी महत्ता को समझें, पानी को व्यर्थ ना जाने दें और खेती में पानी के सदुपयोग के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनाएं। इस गंभीर चुनौती को समझते हुए देश भर के शोध संस्थान, कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्माता एवं कृषि मंत्रालय अलग अलग स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में नई दिल्ली स्थित जल प्रौद्योगिकी केंद्र अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जल प्रौद्योगिकी केंद्र में समय समय पर किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पिछले दिनों राजस्थान के अलवर जिले के प्रगतिशील किसानों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को पानी के सदुपयोग के लिए नई तकनीकी के बारे में जानकारी देना था। हम यहाँ पर जल तकनीकी केंद्र में 2 दिन का किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनियोजित कृषि विकास केंद्र, जो कि एक प्रोजेक्ट है जिसको हमारा कृषि मंत्रालय चलाता है, उसके माध्यम से संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में महिलाएं और पुरुष दोनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों को खेतों में ले जाकर भी तकनीक का प्रदर्शन दिखाया जाता है। हम किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि जो हमारी खेती की नई तकनीकें हैं उनका प्रयोग करें। हम जैसा कि जानते हैं जो हमारे खेती में जो हमारे पीढ़ियों से खेती करने का तरीका है उसमें क्या करते हैं, ट्यूबवेल या नहर का पानी क्यारी बना के छोड़ देते हैं। इस तरह से हमारा सिर्फ 30% ही पानी प्रयोग हो पाता है, बाकी पानी सब बेकार व्यर्थ चला जाता है।
तो ये जो 70% हमारा पानी जो व्यर्थ जा रहा है, इसको हम बचा सकते हैं अगर हम खेती में सिंचाई की नई तकनीकों पे जाएं और खेती में उनको बढ़ावा दें। खेती में सिंचाई की नई तकनीकें हैं ड्रिप इरिगेशन, फव्वारा सिंचाई आदि। इनसे पानी का उपयोग बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ये सिंचाई की नई तकनीकियाँ हैं, हमारा फव्वारा सिंचाई, हमारा रेन गन, हमारा ड्रिप सिंचाई, हमारा पॉली हाउस के अंदर खेती। ये जो नई तकनीकें हैं, इन नई तकनीकों में हम पानी का बहुत कम प्रयोग करते हैं, दक्ष प्रयोग करते हैं और हमारी जल की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाते हैं। सिंचाई की नई तकनीक के द्वारा न केवल फसलों की सिंचाई होती है, बल्कि इन तकनीकों के माध्यम से खाद एवं पोषक तत्व भी फसलों एवं पौधों की जड़ों तक सुगमता से पहुंचाए जा सकते हैं। नई तकनीक से श्रम की बचत तो होती ही है, साथ ही साथ खरपतवार की समस्या से भी निजात पाया जा सकता है। तो इन नई तकनीकों पे उनको ज़्यादा श्रम भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे जो खरपतवार खेत में उगाते हैं, इन तकनीकों से खरपतवार भी कमी होती है। और हमने बहुत सारे प्रशिक्षण करके खेतों में भी इनको टेस्ट किया है, गांव में जाके इन तकनीकों को लगाया है और अपने सब अनुसंधान में ये पाया है कि इन तकनीकों से हमारी पैदावार डबल तक चली जाती है और पानी की बचत आधी होती है और आधा पानी प्रयोग होता है और जो हमारी खाद भी है वो भी आधी प्रयोग होती है। कहते हैं व्यक्ति देखकर सीखता है, सुनकर समझता है। प्रशिक्षार्थियों को पानी के सदुपयोग के लिए उपकरणों की जानकारी भी दी जाती है। किसी भी तकनीक में उपकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, तभी हम तकनीकी का सही लाभ उठा सकते हैं। इसी के मद्देनजर जल प्रौद्योगिकी केंद्र में किसानों को पानी के सदुपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। इसके साथ साथ एक दूसरा पहलू ये भी है कि जब हम इन तकनीकों पे जाते हैं तो ये तकनीकें प्रयोग करने में भी आसान है। अगर किसानों को थोड़ा सा हम प्रशिक्षण दे दें कि इनका रख रखाव कैसे करें, जब ज़रूरत हो तब पानी दें और जब पानी दें तो उसके साथ खाद कैसे मिला के दें पानी के साथ, वो सब प्रशिक्षण का एक हिस्सा होता है जो हम किसानों को बताते हैं। इसीलिए प्रशिक्षण के दौरान किसानों को खेत में ले जाकर साक्षात इन तकनीकों को दिखाया जाता है ताकि किसान अपने खेत में तकनीक का सही इस्तेमाल करें। प्रशिक्षण के दौरान इन नवीन तकनीकों को किसानों ने न केवल बारीकी से देखा समझा, बल्कि अपनी भावनाएं भी हमसे साझा की। मैंने देखा यहाँ कम पानी में और अधिक पैदावार ली जा रही है, तो ऐसा मैंने सोचा मैंने गांव में भी हो सकता है। तो मैंने भी अपने गांव जाकर ड्रिप लगवाई और एक पॉलिहाउस लगवाया और वहाँ पर मैंने खेती की तो मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। कम पानी मतलब जहाँ हमारे वहाँ पे क्या है, बिजली आती है 6 घंटे, वहाँ पर 6 घंटे में 1 बीघा ही सिंचाई हो पाती है, तो हम 6 घंटे में 3 बीघा की सिंचाई कर पाता हूँ मैं। पहले बिजली की पूर्ति नहीं होती थी, अब कम बिजली में ही हम मतलब ज़्यादा ज़मीन सिंचाई कर पाते हैं और उससे अधिक पैदावार उठा रहे हैं हम फिलहाल। तो फिर उसके बाद देखा कि लेजर लेवल देखा मैंने मैडम के पास, तो उससे भी मेरे को बहुत फ़ायदा दिखा। तो मैंने एक लेजर ले लिया और गांव में चालू किया काम। तो विश्वास नहीं कर रहे थे कि एक कंप्यूटर से कैसे गांव में मतलब 1 पानी कैसे जा सकता है। तो मैंने उनको दिखाया, तो अपने खेतों में किया, तो लोग बाग देखने लगे कि वास्तव में ये चीज़ है कुछ कंप्यूटर करने लायक। तो मैंने पूरे गांव में मतलब आधे से गांव में उनको लेजर लेवल कर दिया बराबर। कहाँ जहाँ 6 घंटे में बीघा भरता है वो 3 घंटे में ही बीघा भरने लग गया। तो काफ़ी फ़ायदा हुआ हमें पूसा फार्म जुड़ने से। हमारी जो आशाएं थी, वो जो सपने हैं, वो साकार होने लगे। हमने यहाँ पर आकर पानी की कितनी मात्रा में बचत होती है। हमारे गाँव में मतलब पानी वेस्टेज जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और यहाँ पर उसके 10वें हिस्से में उतनी फील्ड में खेती हो जाती है। यहाँ मैंने देखा तो काफ़ी पानी की बचतें मिली ड्रिप सिस्टम से मेरे को, और मैंने खर्चा उधर का देखा इधर देखा, तो मेरे को सीखने के लिए खर्चे के अंदर बहुत कुछ वातावरण मिला। वहाँ पर मेरे इनकम जैसे मान लो मैं 1 बीघे के अंदर 20,000 रुपये की खर्चा करता है, अब इस ड्रिप सिस्टम से देखता हूँ तो मैं 1 बीघे के बजाय 5 बीघे तो
साधन से प्याज व्याज टमाटर पैदावार बढ़ा सकता हूँ और अपनी इनकम बहुत अच्छी कर सकता हूँ। यहाँ काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है, जैसे वाटर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कम पानी के अंदर अच्छी फसलें पैदा की जाती हैं, कम खाद का इस्तेमाल होता है, तो काफ़ी कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ सीखा पॉली हाउस के अंदर किस तरह से ऑर्गेनिक जो हाईटेक कृषि होती है वो की जाती है अच्छी तरह से, उससे 5 गुना 10 गुना फायदा ओपन से ज़्यादा लिया जा सकता है। जल प्रौद्योगिकी केंद्र में प्रशिक्षण के लिए आई अलवर राजस्थान की महिला ने ड्रिप इरिगेशन के बारे में सुना और देखा, पर अब इसे समझने के लिए आई है। पानी की हमारे वहाँ बहुत किल्लत मची हुई है, पानी बहुत कम है, वाटर लेवल बिल्कुल ही नीचे चला गया, तो हम सभी किसान हैं जो वहाँ के सभी परेशान हैं। अब भाई कम पानी में जैसे तैसे करके कैसे अपना उपजाऊ बनाया जाए, कैसे ज़्यादा फसल हम ले सकें कम पानी में, तो इसलिए हमने सोचा वही ड्रिप सिस्टम क्या है क्या नहीं है। चलो फूसा फार्म के लिए हमें ट्रेनिंग के लिए बोला गया, तो हम यहाँ आए और हमने यहाँ देखा, तो मैडम ने और ये कई और हैं डॉक्टर्स हैं या और जो लेक्चरार हैं, इन्होंने हमारे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे ड्रिप सिस्टम है, इससे कम पानी में आप ज़्यादा सिंचाई कर सकते हैं और आप इसको सब लगवा के देखो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और हमने कईयों ने ये सिस्टम चालू भी कर रखा है और सिंचाई भी कर रहे हैं, प्याज की भी फसल पैदा होती है और जैसे गेहूं में भी हमने अपना लगा रखा है, खूब अच्छी फसलें पैदा हो रही हैं और अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। नहर हमारे वहाँ है नहीं, हमारे तो ट्यूबवेल में पानी बिल्कुल कम हो गया है, जैसे तैसे करके अपने ड्रिप सिस्टम से ही हम तो अपनी पैदावार को अच्छा करके निभा रहे हैं। हम प्याज फसल गेहूँ और टमाटर भी लगाते हैं, काफ़ी बचाव कराया है पानी का, और हमने लगाए होगी 5 साल, फिर हमने गांव में भी कया के लगाई है। किसान भाइयों, अलवर के किसानों ने तो प्रशिक्षण पाकर बूंद बूंद से पानी के सदुपयोग को समझ लिया और अपनाने के लिए प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिया। अगर आप भी इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो निकट के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, और यदि आप दिल्ली स्थित जल प्रौद्योगिकी केंद्र से प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। पानी है अनमोल, खेती में हम करें इसका सदुपयोग, एक एक बूंद का हो उपयोग। ड्रिप इरिगेशन, फव्वारा सिंचाई और पॉली हाउस जैसी तकनीकों को अपनाकर देश के भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाएं। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ नमस्कार।